तो अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 11, ठीक है ना। कोर्स कोड हमारा है BBCST 101। ओके, तो ये इसका ब्लॉक नंबर 3 चल रहा है। ब्लॉक 3 का ये लास्ट यूनिट है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक 4 की, जहाँ हम वाइटामिन और न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक 3 का ये लास्ट यूनिट रहने वाला है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ लिपिड, हमने अब तक लिपिड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड हमने बात करी, ठीक है। अब इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो हम देखने वाले हैं। तो introduction देख लेते हैं। In the previous unit we have discussed about lipid which play रोल इन स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। एंड सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाता है, ठीक है। these two functions these two functional classes of lipid constitute major cellular component। पहला तो वो लिपिड जो एनर्जी स्टोर के काम में आ रहा है, दूसरा लिपिड जो मेम्ब्रेन का हिस्सा है। Membranous lipid make about 5 to 10% of the dry mass of the most cell। सेल का ड्राई मास अगर हम निकालने जाएं तो उनमें से 5 to 10% तो अबाउट 5 to 10% तो ये लिपिड का ही रहने वाला है, ठीक है ना। ड्राई मास समझ रहे हो ना, सेल में से वाटर को निकाल लो पहले, ठीक है। तो सेल का अगर ड्राई मास देखने जाओगे तो उस ड्राई मास का 5 to 10% लिपिड का मास रहता है, उसका। And storage lipid more than 80% of the adipocytes। Membrane lipid make about 5 to 10% of the cell, and storage lipid more than 80% of the एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स में जब आप ड्राई मास कैलकुलेट करोगे, एडिपोसाइट्स यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ड्राई मास कैलकुलेट करोगे इन सेल्स की, तो आपको 80% से ज़्यादा, अबाउट 80% से ज़्यादा, लगभग 80% लेके चलो, 80% जो मास है वो लिपिड का रहने वाला है, स्टोरेज लिपिड का, एडिपोसाइट सेल में, ठीक है ना। सेल का जो टोटल ड्राई मास होगा उनमें से 80% जो मास होगा वो स्टोरेज लिपिड के कारण रहने वाला है। सेल विच स्टोर फैट, ठीक है ना। एडिपोसाइट क्या कर रही है यहाँ पे, फैट स्टोर कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, लिपिड की फॉर्म में। चलो In addition to these two classes, there are lipid which are present in much smaller amount and play active role in their cells। अब ऐसा नहीं है कि लिपिड हमेशा ज़्यादा रहता है, 5%, 10%, 80%, नहीं। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा लिपिड का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड होती है जिसका अमाउंट बहुत कम है, बट वो कम अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना। These include lipid acting as chemical messenger, जो लिपिड केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। वो उन लिपिड की मात्रा कम होती है लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सिग्नलिंग मीडिएटिंग, सिग्नल्स मीडिएटिंग, ठीक है ना, जो सिग्नल के ट्रांसफर में काम में आते हैं, ठीक है ना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिपिड जो इन सब प्रोसेस में काम में आ रहे हैं, ठीक है, तो उन लिपिड का मात्रा भले ही कम हो बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। These include lipid acting as chemical messenger, signals mediating communication of a cell with other cell, और environment के साथ भी communication हो सकता है। Cofactors for enzymes और pigments that contribute to metabolic pathway। ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना, बस इतना याद रखो। कुछ, हाँ, कुछ लिपिड ऐसे भी हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन उनका जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा मात्रा पे डिपेंड नहीं करता कि मात्रा ज़्यादा है तभी इम्पोर्टेंट बोलोगे, ठीक है। एनी एब्रेशन और डिस्ट्रप्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज लिपिड डिस्टर्ब दी सेल कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनमें कुछ भी दिक्कत आएगी इन लिपिड्स में
तो सेल के कम्युनिकेशन में दिक्कत आने वाली है। जो जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शन सही सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और फिजियोलॉजिकल पाथवे रिजल्टिंग इन मैनी डिजीज, अगर इन लिपिड्स में कुछ दिक्कत आ जाए तो, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज लिपिड आर टाइटली रेगुलेटेड। ये सारी जो लिपिड होती है उनको रेगुलेट करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। इन दिस यूनिट वी सेल डिस्क्राइब, हम बेसिकली बात करें, हम ऐसे लिपिड की बात करें जो बहुत कम मात्रा में है लेकिन उनका रोल बहुत वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। स्टोरेज लिपिड है, मान लो अगर स्टोरेज लिपिड है, अगर एक आध लिपिड में कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है, मान लो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई लिपिड्स में, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उधर, ठीक है ना। लेकिन इस केस में जहाँ पे लिपिड की मात्रा बहुत कम है लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टोरेज वगैरह उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी प्रोवाइड करना, स्टोरेज वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब जो फंक्शंस हैं इनके लिए जो लिपिड रिस्पॉन्सिबल है, अगर उनमें कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, अगर उनमें कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहा है तो हाँ, ये डिजीज कॉज कर सकता है। दैट्स व्हाई these lipid are tightly regulated. In this unit, we shall describe some of the representative of the biological active lipids. देखने वाले हैं। हम्म। Lipid as signaling molecule. Role of lipid is not limited to being a passive component of membrane. ठीक है, बस लिपिड का रोल इतना ही नहीं है कि बस लिपिड का रोल इतना ही नहीं है कि बस वो मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट बन के रह जाए, मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करे, ठीक है ना। बस इतना ही नहीं है, बहुत सारे इसके रोल्स हैं। और सोर्स ऑफ स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने में काम आए, ठीक है ना। बस इतने यही सब इनके रोल नहीं है, भाई तुम एनर्जी स्टोर कर दो, तुम मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाओ ना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं लिपिड के, ठीक है। They are also involved in dynamic processes of signal transduction, सिग्नल को सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है ना। एट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, सेल मेम्ब्रेन में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर आपको सिग्नल भेजना है तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिपिड। Signal transduction is process by which the internal component of the cell respond to an external signal, allowing cell to respond to their local environment. तो signal transduction क्या है देखो, it is the process by which internal component of the cell का जो internal component है, internal component में सेल के अंदर जो भी इंटरनल सेल के अंदर की जो चीजें हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर की जो चीजें हैं, the internal component of the cell respond to external respond to an external signal, बाहर सेल के बाहर का कोई सिग्नल जो सेल मेम्ब्रेन रिसीव करेगी, ठीक है ना। सेल के बाहर का सिग्नल, सेल के बाहर का सिग्नल, जो सिग्नल आया सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, और उस सिग्नल पे हमारी सेल की जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। Internal component of the cell respond to an external signal, allowing cell to respond to their local environment. और इसके चलते क्या होता है, जो हमारा सेल है अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। कि जो सिग्नल था वो इन्वायरमेंट को लेके ही था ना, ठीक है ना? हमारे सेल के इन्वायरमेंट से ही आया था, तो वो उस पर रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। It is important to understand that signaling may take place between cell of different organism. वापस से, it is important to understand that signaling may take place between cell of different organism or those of same organism. जो सिग्नल है, जो सिग्नल है अ, एक ही ऑर्गेनिज्म के, एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारी सेल्स, हमारी कोई भी दो सेल्स ले लो, उनके बीच में सिग्नलिंग हो रही है कि हमारा कोई एक सेल है जो हमारी किसी दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सेल हमारी बॉडी के सेल को क्या करे, सिग्नल दे। अगर वो हमारा कोई आपको टच कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि उसके बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमें सिग्नल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में मत जाओ, सिंपल सी बातें बोली जा रही है। It is important to understand that signaling may take place between cells of different organism or those of the same organism। ठीक है ना, सेम ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हो सकती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बीच में सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, unicellular organism such as bacteria, for example, releases signal molecules in environment to sense bacteria population in environment and modulate their behavior। बोल जा रहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये सिग्नल रिलीज करते हैं, ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, क्या करने के लिए, अदर बैक्टीरिया, पूरी बैक्टीरियल पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, सेंस करने के लिए। ठीक है ना, उनके आसपास जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उनको सेंस करने के लिए वो सिग्नल मॉलिक्यूल अपने सेल से रिलीज करती है। ठीक है, however, in multicellular organisms such as human, cell-cell signaling allows cell cell to coordinate with their activities, ensuring proper functioning at tissue, organ as well as organ system level। ठीक है, तो इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। ठीक है ना, हमारी जो सेल टू सेल सिग्नलिंग है वो एक कोऑर्डिनेट वे में काम करने में हेल्प करती है। हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट वे में काम करवाने में हेल्प करती है। हमारी दो डिफरेंट टिश्यूज को आपस में कोऑर्डिनेट वे में काम करवाती है। हमारे दो ऑर्गन्स को हमारे शरीर के दो डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट वे में, आप कोऑर्डिनेशन तो समझते हो ना। ठीक है ना, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन वे में, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जरूरी भी है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे एक कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का यहाँ पे मैं डेफिनेशन इसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब करने जाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है ना, आपको फील आना चाहिए हाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिफरेंट टिश्यूज के बीच में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हो सकता है, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम के बीच में हो सकता है, दो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बीच में। ठीक है, सेल सिग्नल्स आर इन मोस्ट केसेस केमिकल इन नेचर। जो सेल सिग्नल्स हैं ज़्यादातर केस में क्या देखने को मिलता है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं। सेल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये जनरली ज़्यादातर मोस्टली ये क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना, रेफर टू एज प्राइमरी मैसेंजर, इसी इन्हीं केमिकल को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है ना, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर्स, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड ग्रोथ फैक्टर आर सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मैसेंजर। जो हॉर्मोन्स है ये भी क्या है, ये भी केमिकल है जो सेल सिग्नलिंग की तरह काम करता है। ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर ये भी केमिकल है, ग्रोथ फैक्टर ये भी एक केमिकल है जो सिग्नल देता है। ठीक है, सिग्नलिंग की तरह काम करता है। ये प्राइमरी मैसेंजर हो गए हमारे। द प्राइमरी मैसेंजर बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन। जो प्राइमरी मैसेंजर है, ये हमारे जो केमिकल्स हैं ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड करते हैं। ठीक है ना, जिन प्रोटीन से जाके ये बाइंड करेंगे उनको हम बोलेंगे रिसेप्टर। ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। ये जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। देखो, ये केमिकल रिलीज हुए, ये गए सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं, और रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना, these receptors are generally transmembrane in nature and interact with internal cell component। देखो, ये जो रिसेप्टर हैं जो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो सेल की सरफेस पे है, ये जनरली ट्रांस मेम्ब्रेन नेचर के होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन नेचर का होने का मतलब है कि ये जो रिसेप्टर है
ये सेल की मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं। सेल की डबल लिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। मीन्स ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड टू आउटसाइड। पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थ्रू आउट ये एक्सटेंडेड ये सेल के बाहर से सेल के अंदर तक एक्सटेंडेड एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन इन नेचर के होते हैं एंड इंटरेक्ट विद इंटरनल सेल कंपोनेंट। ये सेल के अंदर की कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आके हमारे पास आके जुड़ेगा हमारे पास जो भी ये हॉर्मोन्स थे, ये जो केमिकल थे हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है ना। जो प्राइमरी मैसेंजर है वो आके हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन से जुड़ेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोटीन ये अब सेल के इंटरनल कंपोनेंट से क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। व्हेन बाउंड टू ए सिग्नल दीज रिसेप्टर, जब ये कोई सिग्नल आके इसे जुड़ेगा, ठीक है ना, दीज रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एंड ट्रिगर्ड सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है ना। प्राइमरी मैसेंजर आके इधर जुड़ा, जैसे ही प्राइमरी मैसेंजर आके जुड़ेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट कर देगा सेकेंडरी मैसेंजर, ये सिक्रीट कर देगा सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर इनिशिएट्स secondary second messenger initiate a series of biochemical reaction known as signal transduction, ठीक है ना। जो सेकंड मैसेंजर है ये क्या कर रहा है कि एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को चालू कर देता है, ठीक है ना। अब सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन समझ, अब बायोकेमिकल रिएक्शन जब हम जान रहे हैं तो सीरीज तो समझ रहे हो ना, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन चलेगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपस में रन करने वाली है, नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसी को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड, ठीक है। विच एम्पलीफाइज द मैसेज, ये मैसेज को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देना। अब देखो एम्पलीफाई कर देना, ये आप सुनते हो ना साउंड को एम्पलीफाई कर देना, ऐसे ही कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे मैसेज को एम्पलीफाई कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया गया है। नॉट ऑल रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, ऐसा नहीं होता कि सारे ही रिसेप्टर सेल की सरफेस पे होते हैं, ठीक है ना। Some are also present in साइटोसोल और न्यूक्लियस, कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर साइटोसोल में देखने को मिलते हैं या न्यूक्लियस पे देखने को मिलते हैं। दीज इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर समझ रहे हो ना, सेल के अंदर बाइंड टू सिग्नल मॉलिक्यूल, ये जो सेल के अंदर के जो रिसेप्टर हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे दैट कैन क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन बैरियर। ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो ये सेल बैरियर को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना, वो जाके बाइंड करेंगे हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, तो चलो। हम्म, अभी हमने देखा था एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है ना, जस्ट अभी हमने बात किया था। जो सेकंड मैसेंजर क्या करता है, कुछ बायोकेमिकल चीज को एक्टिवेट कर दे था, ठीक है ना। अ, जिसको हम बोलते थे सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये हमारे पास मैसेज को एम्पलीफाई कर देता है, तो आप इसको लगा दोगे सेकेंडरी मैसेंजर में, ठीक है। स्पेसिफिक बाइंडिंग टू प्राइमरी मैसेंजर,
What is primary messenger? Hormone is a primary messenger. Cell respond to external signal. ये एक बार चेक कर लेना। ये सेकंड चैप्टर। Based on the distance between the cells, based on the distance between the cells, releasing signal molecule and one on which the signal act, ठीक है ना? ये सिग्नल मॉलिक्यूल किस हिस्से से, किस लोकेशन से सिग्नल मॉलिक्यूल निकला, सेपरेट हुआ है, ठीक है ना? और किस हिस्से पे जाके, किस लोकेशन पे जाके ये सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस के बेसिस पे सिग्नलिंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, तीन टाइप में बांट दिया गया है ये डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है ना? कहाँ से क्रिएट हुआ, जाके सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है। एंडोक्राइन, व्हेन सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एक्ट when signaling molecule produced act on cells located far from their location of origin, ठीक है ना? जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है और जहाँ पे जाके वो एक्ट कर रहा है, ये दोनों लोकेशन बहुत दूर दूर है, ठीक है ना? ठीक, इट इज नोन एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इस केस में हम बोलेंगे इसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग। मोस्ट ऑफ द हार्मोन एक्ट बाय एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ज़्यादातर जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग शो करते हैं, ठीक है? ये फॉर्म कहीं और होते हैं और एक्ट कहीं और जाके करते हैं, बड़े लोकेशन में ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता है। These are secreted by specialized endocrine cell, जो एंडोक्राइन हार्मोन है ये एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है, स्पेशल टाइप की एंडोक्राइन सेल्स carried through the circulation to act on target cell located far away from the body, है ना? सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जाती है जिस लोकेशन पे इसको एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है ना? तो ये पैनक्रियाज में बनता है, ठीक है, रिलीज बाय पैनक्रियाज एंड रेगुलेट्स द रेगुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन सेल। सेल में ग्लूकोज के अपटेक को, सेल उसको जब ले रही है अंदर, ठीक है ना? कोई सेल, इमेजिन ए सेल, सेल जब ग्लूकोज को ले रही है अंदर अंदर इनटेक कर रही है, उस चीज को कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है ना? regulates the uptake of glucose in cell all over the body, बॉडी के हर एक सेल, बॉडी का हर एक सेल, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बस, ऐसा नहीं है कि पेनक्रियास के आसपास की जो सेल है वो ग्लूकोज को इनटेक कर रही है, नहीं नहीं, हमारी पूरी बॉडी की सेल, हमारे बॉडी की पूरी सेल, हमारी बॉडी की हर एक सेल जो ग्लूकोज को इनटेक कर रही है, ठीक है ना? तो वहां पे जाके हमारा इंसुलिन एक्ट करता है, ठीक है ना, काम करता है। अब पैराक्राइन, when signaling molecule released by a cell act on neighboring targeted cell, ठीक है ना? कि एक ये रहा सेल, यहाँ से सिग्नलिंग मोलिक्यूल निकला है, अब वो जाके एक्ट कर रहा है बाजू वाली सेल पे, यहाँ से सिग्नलिंग सिग्नल निकला इस सेल से सिग्नल मोलिक्यूल निकला और बाजू वाली सेल पे, नेबरिंग सेल पे जाके वो एक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पैराक्राइन, ठीक है ना? When signaling molecule released by a cell act on neighboring target cell, it is known as paracrine signaling। इस टाइप की सिग्नलिंग को बोलेंगे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना? जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक सेल से निकलती है और बाजू वाली सेल पे जाके एक्ट करती है। आपने अगर क्लास 11th 12th में, 11th में बेसिकली अगर लास्ट के दो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा न्यूरोट्रांसमीटर बात करते हैं, ठीक है ना? These are the chemical sorry these are the chemical signal molecule released by sensory neuron, ठीक है ना? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, which affect the neighboring receptor neuron, जो नेबरिंग नेबरिंग सेल के नेबरिंग न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके जुड़ते हैं,
ठीक है। Autocrine. In this type of signaling, cell respond to signaling molecule that are themselves produced. ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसने रिलीज किया सिग्नल मॉलिक्यूल, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल इसी सेल पे काम करेगा। देखो पढ़ो, ऑटोक्राइन। इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग सेल, ठीक है, in this type of signaling, cell respond to this signaling molecule that they themselves produce. सेल उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड कर रहा है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उस सेल ने खुद ही प्रोड्यूस किया है। लाइक ये अगर एक सेल है, इसने कोई सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल जाके इसी सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं, देखो दे रखा है, ये सेल है, इसने सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया और ये जाके इसी सेल पे एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ऑटोक्राइन की क्रिया। ठीक है। पैराक्राइन में देख लो, नेबरिंग सेल पे एक्ट कर रहा है, ये जो है यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में चले गए। इसी बात है, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखा है। An example for this type of signaling is seen during immune response when T helper cell, जो T helper cell हैं, are activated in response to an antigen and secrete a cytokine which bind to the cell surface receptor present on the same cell. जो T helper cell है, जो T helper cell है, ये क्या कर रही है ये एक एंटीजन, ये किसी एंटीजन को रिस्पॉन्ड करके ये सिक्रीट कर देती है साइटोकाइन। ठीक है ना। क्या सिक्रीट कर दी है, साइटोकाइन। किसी एंटीजन के रिस्पॉन्ड में ये साइटोकाइन क्या करती है, साइटोकाइन को सिक्रीट करती है, और ये जो साइटोकाइन है ये इसी टी हेल्पर सेल से जाके जुड़ता है, इसी के सेल्स की सरफेस से जाके जुड़ता है। ठीक है ना, रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ जाता है, present on the same cell, resulting in their proliferation। और इस सेल का क्या हो जाता है, प्रोलिफरेट कर जाती है सेल। अब प्रोलिफरेशन का भी मतलब आपको पता होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल बच्चों वाला बात मत करो। ठीक है? तो टी हेल्पर सेल ने क्या किया, इन्होंने टी हेल्पर सेल ने एंटीजन को रिस्पॉन्ड करते हुए साइटोकाइन सिक्रीट किया, और ये जो साइटोकाइन है ये इसी टी हेल्पर सेल की सरफेस से जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, इसी टी हेल्पर सेल की सरफेस पे जो प्रेजेंट रिसेप्टर है उनसे जाके जुड़ जाती है, और जो टी हेल्पर सेल है वो प्रोलिफरेट कर जाती है। Variety of signaling molecules are derived from phospholipid, sphingolipid, and estrols, and involved in signaling through these three modes। ये जो अभी हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देखे सिग्नलिंग के, उनके थ्रू सिग्नलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो डिराइव किए जाते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड से, स्फिंगोलिपिड से और स्ट्रोल्स से। ठीक है ना, बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ये डिराइव होते हैं इन तीनों लिपिड्स से। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है, एक नाम से ही पता चल रहा है। फॉस्फोलाइपेज द एंजाइम सॉरी that catalyze splitting of phospholipid। ठीक है, जो फोस्फोलाइपेज लाइपेज है, ठीक है, जो फोस्फोलाइपेज है ये फोस्फोलिपिड को स्प्लिट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है ना, एंजाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोस्फोलिपिड। देखो, फोस्फोलिपिड को हम क्या करेंगे, फोस्फोलिपिड को कैटलाइज करेंगे, फोस्फोलिपिड को स्प्लिट करेंगे, और सॉरी फोस्फोलिपिड को स्प्लिट करेंगे और सिग्नल मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके लिए हमें फोस्फोलाइपेज लगेगा। ठीक है ना। फोर डिफरेंट टाइप ऑफ फोस्फोलाइपेज हाइड्रोलाइसिस द एस्टर बॉन्ड। चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोस्फोलाइपेज हैं जो एस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करते हैं फोस्फोर फोस्फोलिपिड में। फोस्फो आप ये देखो, पहले नीचे देखो, ये एक फोस्फोलिपिड है,
ठीक है। यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड है उसको क्या किया जा रहा है, हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। फोस्फोलाइपेज 1, फोस्फोलाइपेज A1, फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज डी, तीन डिफरेंट डिफरेंट और एक यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी, चार आपको डिफरेंट डिफरेंट फोस्फोलाइपेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? ये चारों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस चीज पे वर्क करते हैं। फोर डिफरेंट टाइप ऑफ फोस्फोलाइपेज हाइड्रोलाइसिस द एस्टर बॉन्ड ऑफ फोस्फोलिपिड यील्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो इनका जो साइट ऑफ एक्शन है, इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वही अलग है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इनके वर्क करने पे, ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंट होगा, ये इधर से तोड़ेगा इस बॉन्ड को। ठीक है। फिगर 11.3 shows the site of action of different phospholipase, डिफरेंट डिफरेंट फोस्फोलाइपेज का साइट ऑफ एक्शन क्या है फोस्फोलिपिड के ऊपर। ठीक है ना? फोस्फोलिपिड के ऊपर जो फोस्फोलाइपेज है वो कहाँ जाके एक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोस्फोलाइपेज। तो उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो फोर डिफरेंट टाइप ऑफ फोस्फोलाइपेज हाइड्रोलाइसिस द एस्टर बॉन्ड ऑफ फोस्फोलिपिड यील्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वही डिफरेंट है। ठीक है। चलो, ये सिंपल सी बातें थी। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं।